चलो सुनोगे अब आप लोग, ध्यान दीजिएगा। आज ये जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट में इनऑर्गेनिक में है, लेकिन यहाँ कंसेप्ट अप्लाई होगा फिजिकल केमिस्ट्री का। और मोस्ट प्रोबेबली आज ये लास्ट क्लास होना चाहिए इसमें से। और ये ऐड किया, ये चैप्टर जो है वो, ये पोर्शन जो ऐड किया 2008 में ऐड किया था सिलेबस में, जनरल प्रिंसिपल में थर्मोडाइनमिक्स वाला कंसेप्ट इलिंगम डायग्राम का। और एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक में, वही न्यूमेरिकल यहाँ आगे देखेंगे अभी हम लोग। वही न्यूमेरिकल 2-3 बार जो है वो रिपीट किया बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके बाद फिर इधर रिसेंट में जो है वो 2-3 साल, तो अब पता नहीं इस साल ऐड करता है कि नहीं करता है। इस साल भी कहाँ ऐड करेगा, इस साल भी तो सिलेबस से हटा हुआ है सीबीएसई में। ठीक है, बिहार बोर्ड का हर बार पैटर्न चेंज करता है, देखिए इस बार का क्या पैटर्न है। थर्मोडाइनमिक्स प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स प्रिंसिपल में क्या अप्लाई कर रहा है, जो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में था, फिजिकल केमिस्ट्री में था, और वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वैसे प्रोसेस को कहा जाता है विच अकर इटसेल्फ, जो खुद ब खुद होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस उसे कहते हैं विच अकर ऑन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो आप एनर्जी देंगे तभी तक वो होगा। और कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, यह डिपेंड करता है गिब्स एनर्जी चेंज के वैल्यू पर। गिब्स एनर्जी चेंज को हम लोग डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एफ जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और टेम्परेचर अगर 298 है तो यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। अगर डेल्टा जी नॉट या डेल्टा एफ जी नॉट का वैल्यू निगेटिव है तब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है तब ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 0 है तब इसका मतलब वो किस स्टेज में है, इक्विलिब्रियम। इस पोर्शन में हम लोग को इसी का जरूरत पड़ेगा, यानी डेल्टा जी का वैल्यू निकालेंगे। जो निगेटिव है इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, वो फिजिबल है, यानी वही रिएक्शन होगा। जो वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वो नहीं होगा। आप खुद से चाहेंगे कि उनके साथ में रिएक्ट कर जाए, वो बने, तो वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी जो पूछा जाता है उसी अनुसार से कि बताइए इनके साथ कॉम्बिनेशन कराएंगे तो ये प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है। तो फिजिबल करने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि स्पॉन्टेनियस होगा या स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, उसके अनुसार से। अब थोड़ा सा ये डेल्टा जी के बारे में समझ गए। यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखवा है इसको देखो थोड़ा सा। द प्रोसेस विच अकर इटसेल्फ आइदर ऑन इनिशिएशन or without initiation is called a spontaneous process, while non-spontaneous process occur on continuous supply of energy। यानी जब आप एनर्जी देंगे तभी वो वर्क करेगा। For a spontaneous process, the value of a standard Gibbs free energy change is negative. For non-spontaneous, it is positive, while the zero value indicates that it is in equilibrium। देखो यहाँ डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निगेटिव है यानी स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो है इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब अब ये कहीं जा सकता है, स्पॉन्टेनियस की तरफ भी जा सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ भी। अब यहाँ पर इफ ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस देन इट्स रिवर्स रिएक्शन वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस एंड वाइस वर्सा। यानी अगर किसी का प्रोसेस कोई रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव है तो उसको रिवर्स कर दो, तो जैसे ही रिवर्स करोगे तो जो साइन है वो चेंज कर जाएगा। यानी कि अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो निगेटिव। ये सब जो है वो बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है यहाँ जो लिखवाए हैं, ताकि आप न्यूमेरिकल की तरफ में बढ़ सके। क्वेश्चन तो सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन स्पॉन्टेनियस है कौन नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये तो फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है। लेकिन वो तभी बनेगा जब ये सब कंसेप्ट आपके दिमाग में है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिए, देखो A+O2 इट गिव AO2, और यहाँ पर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है -100 किलो जूल। तो बताओ तो माइनस है तो स्पॉन्टेनियस हुआ या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस लिखे हैं। वहीं अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिए, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साइड में और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के साइड में, यानी AO2 इट गिव A+O2, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना, माइनस की जगह पर कितना हो गया, प्लस। अब ये क्या बन जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन को रिवर्स करना आ गया आपको। अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है B+O2 इट गिव BO2 और इसका वैल्यू है +500, बताओ स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? और अगर इसका रिवर्स कर देते हैं BO2 इट गिव B+O2,
तो डेल्टा जी का वैल्यू कितना हो जाएगा -500, और वो क्या होगा स्पॉन्टेनियस। यानी कि डाटा में रिवर्स कर देते हैं तो साइन सिर्फ चेंज कर जाएगा, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। दूसरा यहां दिए हुए भी हैं उसी अनुसार से, बी प्लस ओ टू बी ओ टू, यहां डेल्टा जी नॉट का वैल्यू +200 यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस, और उसी को अगर रिवर्स कर दिए BO2 इट गिव B प्लस O2, यहां माइनस में, यानी ये प्रोसेस क्या हो गया स्पॉन्टेनियस। ठीक है यहां तक। स्पॉन्टेनियस क्या है, विच अकर इटसेल्फ, कैसे पता चलेगा, डेल्टा जी नॉट के वैल्यू से। अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा पार्ट, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो एक स्पॉन्टेनियस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस है वो स्पॉन्टेनियस होगा। इसके बाद यहाँ कपलिंग रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है, पहले इसको सुन लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कंबाइनिंग ऑफ टू रिएक्शन टू मेक द कंबाइंड इक्वेशन स्पॉन्टेनियस is called coupling of reaction. If the value of Gibbs energy change after combining the equation is negative, then it would be a spontaneous, and if the value on combining is positive, then it would be non-spontaneous. कपलिंग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे यहां पर हमारे और आपके बीच में कपलिंग हुआ है, ध्यान से समझना। एक टीचर, दूसरा स्टूडेंट, अगर मान लें कि टीचर बोल रहा है तो स्टूडेंट को सुनना है या बोलना है, और अगर स्टूडेंट्स बोल रहा है तो टीचर को सुनना है, तभी ये कपलिंग हो पाएगा। तो यहां कह रहा है कि अगर दो केमिकल सब्सटेंस है, एक ए है और दूसरा बी है, तो अगर ए ऑक्सीडाइड हो रहा है तो बी को क्या करना होगा, रिड्यूस्ड होना होगा, और अगर बी रिड्यूस्ड हो रहा है तो ए को ऑक्सीडाइड होना होगा, तभी वो रिएक्शन जो है वो कपल्ड होगा। अब कपलिंग के बाद में यानी दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में अगर फाइनल वैल्यू डेल्टा जी का निगेटिव आ रहा है तब वो स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि तब वो कपलिंग जो है सक्सेसफुल होगा। आप इमेजिन करो कि अगर स्टूडेंट्स ही ज्यादा बोले और टीचर कम बोले तो वहां पर भी कपलिंग हो रहा है, लेकिन आउटपुट तो वहां कम होगा। टीचर को ज्यादा बोलना है और स्टूडेंट्स को कम बोलना है, यानी स्टूडेंट वहां पर अपना डाउट शेयर करेगा कि हाँ सर ये है। कई जैसे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते होंगे तो देखते होंगे कि वहां पर मे भी आप जो सब्सक्रिप्शन लिए होंगे तो वहां पर टीचर जो है परेशान है क्या, तो कि वो जो चैट देख रहे हैं उसी को पढ़ रहे हैं और उसी में जो परेशान है। ठीक है, और स्टूडेंट कुछ का कुछ पूछ रहा है कि सर यह स्पॉन्टेनियस कैसे हुआ, छोड़िए ना उसको, आप एक मिनिमम लेवल लेकर के चलिए कि उसको समझ में आ सकता है या नहीं आ सकता है। आ सकता है तो ठीक है, नहीं आ सकता है तो अपना व्यवस्था देखेगा। ठीक है, अब आप उसको अब कितना जो है वो चूंकि भरा हुआ है, मान लें कि आप हम एक दूसरे को जान रहे हैं ना, आप यहाँ पे कुछ चैट भी कीजिएगा तो अगला दिन तो पकड़ के मरवे करेंगे। ठीक है, लेकिन आप इमेजिन करो कि जो पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे पढ़ा रहे हैं तो वो बेचारे कहाँ पता कि कौन सा स्टूडेंट है या नहीं है, और स्टूडेंट्स है कि ओकर बाबूजी पढ़ रहे हैं कहाँ पता है। ठीक है, वो तो नहीं पता, हो सकता है कि सामने वाला इसी मेंटेलिटी से हो, कॉम्पिटिटर हो कि इनको परेशान ही करना है, तो उस वक्त से ऐसे ऐसे पूछेगा कि सर स्पॉन्टेनियस फिर से एक बार बताइए। ठीक है, हमारा पढ़ना सर स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस वो सब छोड़िए, फिर कपलिंग पर आ रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं हम लोग। तो कपलिंग करने का मतलब दो रिएक्शन को अगर कंबाइन कर दें और कंबाइन करने के बाद में अगर वो वैल्यू निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। आगे, to understand the concept, let us consider an example in which the standard Gibbs free energy of formation of AO2 and BO2 are -250 and 350 किलोजूल पर मोल। एक एग्जाम्पल दिया हुआ यहां पर, यहां कह रहा है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AO2, AO2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो इनका गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कितना है -250, और BO2 का कितना है -350। अब समझोगे यहां पे, आप बताओ AO2 में कौन कौन सा एलिमेंट हो गया, एक A और दूसरा O, O ऑक्सीजन के लिए रिप्रेजेंट करा और ये कोई अननोन केमिकल सब्सटेंस है। तो AO2 के फॉर्मेशन के लिए लिखना पड़ेगा हम लोग A प्लस O2, और BO2 के फॉर्मेशन के लिए लिखना होगा B प्लस O2। तो यही जो स्टेटमेंट है इसको सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया। केमिकल इक्वेशन इनके लिए क्या आ गया, A प्लस O2 इट गिव AO2, और यहाँ पे डेल्टा FG0 का वैल्यू कितना है -250। B प्लस O2 गिव BO2, यहाँ डेल्टा FG0 का वैल्यू -350। बोलो इसमें कोई दिक्कत? अगर कहा गया द गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज -250, तो CO2 गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है, तो इक्वेशन में आप बताओ क्या लिखोगे, C प्लस O2 इट गिव CO2,
एंड डेल्टा एफ जी नॉट इज -250। यहां तक आगे का अब करा कि इन दोनों को कपल्ड करना है, तो अभी बताएं कि अगर इनका ऑक्सीडेशन कराना होगा तो इसका क्या कराना होगा, रिडक्शन, और तब देखना है कि वो निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। कंडीशन फर्स्ट वाले कंडीशन में द रिडक्शन ऑफ BO2 विथ ए, BO2 का रिडक्शन कराना है किसके साथ में, ए के साथ में। तो यहां पे रिएक्शन में देखो ए का ऑक्सीडेशन यानी कि इनका माइनस, और BO2 का रिडक्शन कराना है तो यहाँ BO2 बन रहा है, तो इसके रिएक्शन को रिवर्स कर दिए तो B + O2, यहाँ -250 था और यहाँ पर कितना हो गया, प्लस। बता सकते हैं प्लस कैसे हो गया, रिएक्शन को क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। अब दोनों को जोड़ करके देखे वैल्यू कितना हो गया, +100। तो बताओ ये फिजिबल है या नहीं है, नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब BO2 का रिडक्शन ए के साथ में पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में समझ लो। अगर ए कन्वर्ट करा है AO2 में, तो पहले ए था और अब वो कन्वर्ट कर गया किस में, AO2 में, यानी इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट से सिर्फ कंपेयर करते हैं। तो ए कन्वर्ट किया AO2 में, इसका मतलब ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ए का रिडक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिडक्शन में तो ऑक्सीजन रिमूव होना है, तो ए में कहां ऑक्सीजन है जो रिमूव कीजिएगा, हाँ कहां से रिडक्शन हो सकता है, AO2 से। अगर AO2 कन्वर्ट कर गया ए में, तो कह सकते हैं कि AO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्वेशन ये कपल्ड करते वक्त में ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। तो पहले वाले कंडीशन का कंक्लूजन ये आ गया कि ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि डेल्टा FG0 का वैल्यू क्या है, 100 किलो जूल प्लस में है। अब देखो कंडीशन 2, यहीं पर अब दिमाग में सोचोगे, द रिडक्शन ऑफ AO2 विथ B, किसका रिडक्शन कराना है, AO2 का, किसके साथ में, B के साथ। तो इसका मतलब B का खुद क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और AO2 का क्या होगा, रिडक्शन। तो B के लिए बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे, B + O2, और AO2 के लिए क्या रिएक्शन लिखेंगे, AO2 इट गिव A + B, A + O2। जिनका रिडक्शन कराना है उसमें से ऑक्सीजन निकाल देंगे, तो एक का अगर रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का क्या होना है, ऑक्सीडेशन, तो उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे। अब देखते हैं इस इक्वेशन में क्या वैल्यू आया, AO2 को रिड्यूस कर दिए तो यहाँ माइनस से प्लस हो गया, और B को ऑक्सीडाइज कर दिए तो इनका कितना वैल्यू था, -350। अब दोनों को कपल किए तो देखो जो कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो इस इक्वेशन में प्रोडक्ट के साइड में O2 था, यहाँ रिएक्टेंट के साइड में O2 कैंसिल हो गया, क्या बचा रह गया, AO2 + B, इधर में A + BO2। अगर इसे भी आप देखोगे तो AO2 कन्वर्ट किया है A में, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और B कन्वर्ट कर रहा है BO2 में, यानी इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ इक्वेशन में तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब डेल्टा FG0 का वैल्यू देख रहे हैं कि माइनस है, तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये दोनों कंडीशन से कंक्लूजन ये आया कि अगर AO2 और BO2 है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, AO2 का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और BO2 का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा सा इसके बारे में देखो, तो ये रिड्यूस हो रहा है, याद है रिडॉक्स रिएक्शन, जिनका रिडक्शन होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी ये किस रूप में काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो आगे आने पर ये वाला कंसेप्ट का भी जरूरत पड़ेगा। कंक्लूजन क्या रहा है, कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड इंडिकेट्स दैट द रिडक्शन ऑफ BO2 विथ A इज नॉट पॉसिबल, BO2 विथ A इज नॉट पॉसिबल और feasible, while the reduction of AO2 with B is possible, क्योंकि AO2 किससे रिड्यूस हो रहा है, B से, तो इनका रिडक्शन जो है पॉसिबल है, लेकिन BO2 का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले वाले केस में पॉजिटिव आ रहा था और दूसरे वाले में निगेटिव। और भी एक क्वेश्चन, ठीक है, यही नहीं है, क्योंकि ये उस वक्त में बताए थे जिस वक्त में सब कुछ जो लॉकडाउन था, तो क्रिएट करने में दिमाग लग रहा था, ठीक है। तो चूंकि घर में ही रहते थे तो वहां सोचते थे कि और क्या किया जाए कि स्टूडेंट जो वहां बैठा हुआ है उसे क्वेश्चन बने, किस तरीके से जो समझाया जाए, तो बाकी वो बना रहे थे। थोड़ा सा चेंज तो हुआ, उस वक्त का वीडियो पहले वाला भी डाला हुआ है आपके ऐप में, तो वहाँ जो है मोबाइल से बना रहे थे,
कभी जो है वहाँ स्क्रीन जो है वो उस तरीके से था, छोटा सा बोर्ड मंगवाए थे, ठीक है, खुला हुआ था तो ग्रीन वाला बोर्ड था, क्योंकि वाइट बोर्ड तो यहाँ कोचिंग में लगा हुआ था, वो था। माइक वगैरह वहाँ से लगाते थे यहाँ पर तो गिर ही जाता था, अक्सर जो मोबाइल वोबाइल सब गिर जाता था, तो फिर हम माइक ही लगाना छोड़ दिए। तो आवाज़ का भी क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं है। सब मंगवाए हुए थे माइक वगैरह भी ऑनलाइन, जब परमिशन मिला कि ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं तब। स्टार्टिंग में तो बस ऐसे ही चल रहा था, तो क्वालिटी वगैरह नहीं था, लेकिन समय बदला तो धीरे 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 तो अभी सब जो है वो, अब अभी ये जो रॉड्स का लगा देते 21,000 रुपये का तो सिर्फ माइक ही, ठीक है। तो बाकी क्वालिटी हाँ बेटर है, लेकिन अभी आप देखोगे तो वहाँ पे आपका पिक्चर क्वालिटी भी बेटर है, ऑडियो क्वालिटी भी बेटर है। आप बेटर हैं कि नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। उस वक्त का स्टूडेंट तो परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, वो उसी जगह पे। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई दैट द रिडक्शन ऑफ AO2 विथ B इज पॉसिबल और नॉट। एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद में। करा आइडेंटिफाई दैट द रिडक्शन ऑफ AO2 विथ B, यानी किन का रिडक्शन कराना है, AO2 का, विथ B इज पॉसिबल और नॉट। द गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AO2 एंड BO2, AO2 का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कितना है -200 और BO2 का कितना है -300 रिस्पेक्टिवली। तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना होगा कि सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखना होगा, ठीक है। यहाँ इक्वेशन लिखें, AO2 और BO2 दोनों का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन A प्लस O2, ये कन्वर्ट करेगा किस में, AO2 में। इनके लिए डेल्टा FG नॉट का वैल्यू कितना है, माइनस, नई वैल्यू याद है तो फिर लिख लेंगे देख करके। दूसरा देखो B प्लस O2 इट गिव BO2, और यहां पर डेल्टा FG नॉट का वैल्यू देख लेते हैं। इसमें कितना था -200 AO2 का, और इसका कितना था -300, इनका -200 और ये -300 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, और ये भी है किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखना है कि किनका रिडक्शन कराना है। देखो तो किसका रिडक्शन कराना है, आइडेंटिफाई दैट द रिडक्शन ऑफ AO2 इज पॉसिबल और नॉट। बिल्कुल एकदम सोच समझ के बोलना। AO2 का रिडक्शन कराना है, यानी AO2 को किस में कन्वर्ट करना है, A में। तो रिएक्शन किसका रिवर्स करेंगे, A वाला, तभी तो AO2 में कन्वर्ट करेगा। तब यहां पर AO2 को कन्वर्ट कर देंगे किस में, A प्लस O2 में। बताओ डेल्टा FG नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, +200। अब इन दोनों को कपल्ड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो देखो तो यहाँ O2 और यहाँ O2 क्या हो गया, कैंसिल। इक्वेशन में क्या आ गया, B प्लस AO2 इस जगह पर BO2 प्लस A। तो यहां पर तो दिख रहा है कि इस जगह पर B कन्वर्ट कर गया किस में, BO2 में, यानी इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। AO2 कन्वर्ट कर गया किस में, A में, यानी इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये किस रूप में काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये किस रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये इसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब देखो तो डेल्टा FG नॉट का वैल्यू कितना है, -100। तो बताइए पॉसिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस हो गया, है समझ में। ऐसे ही फिर दूसरा क्वेश्चन भी है, इसमें देखो सेकंड वाले में करा, एट 1100 Kelvin the value of delta FG naught of XO2 and YO2 are -478 and -750 kilojoule per mole respectively. Identify that the reduction of XO2 with Y is possible or not. आप निकाल सकते हो क्या, निकालिए तो, आप लोग निकालिए, आप लोग भी निकालिए तो, जो ऑनलाइन है थोड़ा सा करके देखिए सेकंड वाला, अगर सुन रहे होंगे तो आपके अनुसार से पॉसिबल है या नहीं है। फिर बताएंगे डायरेक्ट मेथड, यानी कि क्वेश्चन देखोगे आप और बता दोगे कि पॉसिबल है या नहीं। इसको कीजिए और चैट में लिखिए, तो है पॉसिबल। XO2 का वैल्यू कितना है 478, और इनका, तो XO2 और YO2 इन दोनों का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। X प्लस O2 इट गिव XO2,
Y plus O2, it give YO2। डेल्टा FG नॉट बताओ, इसका कितना था 478 और इनका -750। किनका रिडक्शन कराना है? XO2 का। क्या बोल रहे हैं, बोलो। यहां 450 है। आंसर बता रहे हो क्या तुम? अच्छा, तो खैर देखो यहां इस जगह पर डेल्टा FG नॉट किनका रिडक्शन कराना बताए? XO2 का। तो XO2 को अगर कन्वर्ट कर देंगे हम लोग X प्लस O2 में, तो बताओ डेल्टा FG नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस 478। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ये O2 कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा Y प्लस XO2 इस जगह पर X प्लस YO2। और डेल्टा FG नॉट का वैल्यू बताओ 272 किलो जूल पर मोल। तो यानी कि स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? इसका मतलब इसका रिडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, आप लोग नहीं बनाया अभी तक, इनका रिडक्शन पॉसिबल है, यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड वाला। थर्ड भी ट्राई कीजिए आप लोग बनाइए थर्ड, देखिए थर्ड का कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाओ आप लोग। इक्वेशन लिखने में हो सकता है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। देखना यहां बोर्ड पर, एक है Al2O3 और दूसरा क्या है Cr2O3। तो Al2O3 का लिखोगे तो ये आ जाएगा 2Al प्लस 3/2O2 और Cr2O3 का लिखेंगे तो आ जाएगा 2Cr प्लस 3/2O2। इनका डेल्टा FG नॉट का वैल्यू ये कितना दिया हुआ है -540, नहीं कितना -827। और इनका क्रोमियम का हम ऊपर नीचे लिख दिए, क्रोमियम का वैल्यू कितना है -540, -540। और किनका रिडक्शन कराना है? Cr2O3 का। तो यानी कि Cr2O3 का आप क्या कर दोगे रिवर्स, तो Cr2O3 it will give 2Cr प्लस 3/2O2 और यहाँ डेल्टा FG नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा +540। ये ऊपर में चला गया इसलिए उसको नीचे लिख देते हैं फिर से, 2Al प्लस 3/2O2 इट गिव Al2O3 और यहाँ पर डेल्टा FG नॉट बताओ कितना है -827। देखिए अभी यह स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस? क्या होगा? क्योंकि वैल्यू किस में आ जाएगा निगेटिव में, माइनस में। कितना आ रहा है 287। डेल्टा FG नॉट का वैल्यू हो गया -287 किलो जूल पर मोल। क्या कैंसिल हो गया 3/2O2 3/2O2। यहाँ क्या आ गया Cr2O3 प्लस 2Al इट गिव 2Cr प्लस Al2O3। ऐसे भी देख रहे हो Cr2O3 Cr में कन्वर्ट किया, यानी इनका क्या हो गया रिडक्शन, और ये इसमें कन्वर्ट किया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। स्पॉन्टेनियस, ठीक है, अमन कुमार सिंह बनाए हैं। यस सर इट इज स्पॉन्टेनियस 287 काजल वर्मा, ठीक है। तो एक्चुअली जो डिस्कस कर रहे थे कि बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यही क्वेश्चन एनसीईआरटी का
Cr2O3 और Al2O3, यही क्वेश्चन था एनसीईआरटी का जो कई बार रिपीट किया है। तो डायरेक्ट अगर वहां पे पहुंच जाते तो क्वेश्चन बनाने में जो है मुश्किल होता। तो सबसे पहले आपको बताया कि गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन कहते किसे हैं, स्पॉन्टेनियस कब होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा। और एक बार में जब ये स्पॉन्टेनियस हो गया, इसका मतलब Al2O3 को अगर रिड्यूस करना चाहेंगे तब वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि रिवर्स करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है यहां तक। फिर से ब्लर हो रहा है, लेकिन मेरे पास में ब्लर नहीं हो रहा है जी, कहाँ ब्लर हो रहा है? वहां भी रुक रहा था क्या? नहीं, वो तो अलग बंद हो जाता है, वो रिकॉर्डिंग नहीं होता है। उसमें जो दो दो HDMI लगा हुआ है केबल में, जिसकी वजह से वो फ्लक्चुएशन करता है। एक वहां पे कनेक्टर लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से रिकॉर्डिंग में फिर वो नहीं आता है कि हाँ वो आ रहा है, वो स्क्रीन की वजह से नेट इशू हो सकता है। अभी क्लियर है? ठीक, ठीक हो जाता होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू तो है, बर्दाश्त कीजिएगा, कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, इसीलिए रिपीट करती हैं एक ही बात को 2-3 बार में। अब जरा यहां देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो, इसी वाले पार्ट से जो है वो 3-4 पार्ट दिया हुआ है, 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है। आप सब लोग भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन में करा एट 1000 केल्विन द वैल्यू ऑफ डेल्टा Fg0 ऑफ AO2 एंड BO2 आर -500 एंड -700 किलो जूल पर मोल। आंसर द फॉलोइंग। यहां पूछ रहा है विच वन विल बी रिड्यूस्ड, AO2 और BO2, विच वन विल ऑक्सीडाइज, A और B, विच वन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये सब के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो पूरा का पूरा जो आप रिएक्शन कीजिए, या तो फिर जो तीनों जो बनाए हैं, छोड़ नहीं दीजिए, या तो फिर जो तीनों का तीनों जो क्वेश्चन बनाए हैं वो तीनों क्वेश्चन को गौर से देखो तो कुछ क्लू मिलेगा तुमको। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि छोड़ दीजिए, बोर्ड पर देखना, यहां पर ये वैल्यू माइनस में आया था, यानी किसका रिडक्शन पॉसिबल था, AO2 का। AO2 का वैल्यू देखो, AO2 का वैल्यू कितना है, -200। तो इनका वैल्यू बड़ा था किसके रिस्पेक्ट में, BO2 के रिस्पेक्ट में। निगेटिव में जो वैल्यू रहता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो AO2 का वैल्यू बड़ा था इसलिए इसका रिडक्शन पॉसिबल था। दूसरे वाले में XO2 का था -478 और YO2 का कितना था, -750। और रिडक्शन किसका करा रहे थे हम लोग, XO2 का। बताओ तो किसका वैल्यू बड़ा था, XO2 का, इसलिए इसका रिडक्शन जो स्पॉन्टेनियस हो गया। इस वाले क्वेश्चन में Al2O3 का था -827 और Cr2O3 का था -540। बताओ किसका बड़ा था, Cr2O3 का। इसका मतलब Cr2O3 का रिडक्शन पॉसिबल था स्पॉन्टेनियस। तो कंक्लूजन ये आया कि जिनका गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन बड़ा होगा, यानी कि निगेटिव में जो वैल्यू छोटा हो जाए, जिनका बड़ा होगा उनका रिडक्शन पॉसिबल है, और जिनका छोटा होगा उनका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब उस कंसेप्ट के अनुसार से इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां कह रहा है गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ AO2 डेल्टा Fg0 AO2, बताओ इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, -500 किलो जूल पर मोल। और डेल्टा Fg0 किसका, BO2 -700 किलो जूल पर मोल। अब बताओ इन दोनों में से किसका वैल्यू बड़ा है, AO2 का। इसका मतलब AO2 का रिडक्शन क्या है, पॉसिबल है। तो जब AO2 के रिडक्शन के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हमें लिखना होगा AO2 प्लस B, इट विल गिव A प्लस BO2। ये होगा फिजिबल। अब यहां से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पता करो। AO2 कन्वर्ट करेगा किस में, A में। बताओ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। B कन्वर्ट किया BO2 में, ऑक्सीडेशन। तो ये किस रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट। अब इतना कर लिए, अब आंसर जो कर रहा है
विच वन विल बी रिड्यूस्ड, AO2 और BO2? AO2. विच वन विल ऑक्सीडाइज, A और B? B का ऑक्सीडेशन हो रहा है. विच वन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AO2. विच वन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट? क्या होगा? B. BO2 नहीं, क्या होगा? B होगा. ठीक है, समझ में आया? आप लोग को समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है? उसको पहुंचने में टाइम लगेगा. इस वक्त सगना मोड़ जामो तो रहता है. तब ये न्यूमरल वैल्यू में कंसेप्ट क्या आया कि गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू देखोगे, जिसके गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू बड़ा हो उनका रिडक्शन पॉसिबल है. ठीक है, तो बाकी आप क्वेश्चन देखते ही पहले वाले क्वेश्चन को भी अगर हम लोग देखें जो यहां पर डिस्कस किए थे, अब देखो यहां पर फिर से उसी कंसेप्ट को, आइडेंटिफाई दैट द रिडक्शन ऑफ AO2 विथ B इज पॉसिबल और नॉट. तो AO2 का देखेंगे, AO2 का वैल्यू कितना है? -200. BO2 का कितना है? -300. तो ये बड़ा है कि नहीं है? इसका मतलब रिडक्शन पॉसिबल है. यानी कि बगैर बनाए हुए भी हम लोग यहां से देखें कि AO2 का ये वैल्यू था -200, ये BO2 के रिस्पेक्ट में बड़ा था, इसलिए इसका रिडक्शन क्या है? पॉसिबल. फिर दूसरा कर रहा है XO2 एंड YO2 में, एक -478 और दूसरा 750. तो किसका वैल्यू बड़ा है? XO2 कितना है? -478. तब कर रहा है रिडक्शन ऑफ XO2 विथ Y इज पॉसिबल और नॉट? क्या होगा? पॉसिबल. थर्ड वाले में यहां देखो Cr2O3 का -540 और Al2O3 का -827. किसका वैल्यू बड़ा है? Cr2O3 का. यानी इनका रिडक्शन है. क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनका रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो क्या होगा? पॉसिबल. वही अगर इस क्वेश्चन में कहता है कि Al2O3 का पॉसिबल है या नहीं है, तो क्या लिखते हैं? नॉट पॉसिबल. बोलो क्लियर है ये? अब ये जो न्यूमेरल वैल्यू दिया हुआ है, इसी को अगर हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग इलिंगम डायग्राम कहा जाता है. यानी कि इस गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलिंगम डायग्राम होता है. एनसीईआरटी बुक में एक पूरा का पूरा डायग्राम ही दिया हुआ है, इलिंगम डायग्राम. देखो यहां पे डेफिनेशन लिखवाए हैं. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड with respect to temperature. With the help of Illingham diagram, we can predict the feasibility or spontaneity of a reaction at a given temperature. To understand the concept of Illingham diagram, we use the following example. With the help of given diagram, we can conclude the following. अब यहां पर एक डायग्राम बना करके दिए थे, यहां ध्यान से देखो. यहां अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया हुआ है. ठीक है, एक ग्राफ बना हुआ A+O2 AO2 का और दूसरा बनाया B+O2 BO2 का. अब एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें यही ग्राफ का नंबर ज्यादा है. फिर यहां से दे दिया इस तरीके से, ऐसे कर दिया C+O2 का, यहां से दे दिया D+O2 का, फिर यहां दे दिया E+O2 का. इस तरीके से करके ज्यादा है. तो आपको देखना है सिर्फ उन दो को जिनको कंपेयर करने के लिए कहा गया. यानी आप सिर्फ उसी दो के ऊपर में फोकस करोगे. ये पार्ट यही दिया हुआ रहेगा. यहां पर देखो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, यहां पर देखो एट 200 केल्विन A+AO2, यानी AO2 का वैल्यू देखो तो कितना आ रहा है? -400. जबकि BO2 का वैल्यू कितना? -800 और 600 के बीच में आ रहा है. बताओ तो इस टेम्परेचर पर किनका वैल्यू बड़ा है? AO2 का वैल्यू बड़ा है. तो यानी कि रिडक्शन अगर पूछा जाए तो किसका होगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा? B का. रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका होगा? B का. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो रिड्यूस होता है, तो A नहीं, AO2. और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? B, क्योंकि B ऑक्सीडाइज करेगा. ऐसे करके आंसर देना होगा. आप देखो यहां पर 1000 केल्विन पर अगर पूछा जाए, 1000 केल्विन पर दोनों का वैल्यू देखो. ये किसका ग्राफ आ रहा है? AO2 का. इसका वैल्यू कितना है? -800. और ये ग्राफ है किसका? BO2 का. इसका कितना है? 600. तो बताओ तो इस टेम्परेचर पर AO2 का वैल्यू बड़ा है या BO2 का?
BO2 का, इसका मतलब रिडक्शन किसका पॉसिबल है? BO2 का पॉसिबल है। तो BO2 का रिडक्शन पॉसिबल है, इसका मतलब यह हुआ कि BO2 किस रूप में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा और A रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। और अगर हम लोग इस टेम्परेचर को लेकर के चलें एट 800 केल्विन, तो बताओ तो किसका वैल्यू बड़ा है? किसी का नहीं, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब यहां कपलिंग रिएक्शन का डेल्टा G का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि यहां ना तो कोई ऑक्सीडाइड होगा और ना ही कोई रिड्यूस्ड होगा। तो ये कंक्लूजन ये आया कि बिलो 800 केल्विन टेम्परेचर AO2 विल रिड्यूस एंड अबव 800 केल्विन टेम्परेचर BO2 विल रिड्यूस। यानी जो ग्राफ ऊपर की तरफ है वो रिड्यूस्ड होगा और जिसका ग्राफ नीचे की तरफ है वो रिड्यूस्ड नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा। देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो वही डाटा यहां दिया हुआ है एट 2000 केल्विन, उसको न्यूमेरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहां 2000, AO2 का वैल्यू कितना? -400, BO2 का वैल्यू कितना? -800, करीब करीब यहां ले लिए। A प्लस O2 इट गिव AO2 कितना है? -400 और इसका कितना है? -750। अब यहीं से देख करके बताओ किनका रिडक्शन पॉसिबल है? AO2 का। तो रिडक्शन ऑफ AO2 विथ B इज पॉसिबल। समझ में आया? एट 800 केल्विन इसका वैल्यू भी -600, इनका वैल्यू भी -600, यानी नो वन विल रिड्यूस्ड, इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड एट 1000 केल्विन इनका -800 और इनका कितना हो गया? -450। तो किनका रिडक्शन पॉसिबल है? BO2। बोलो समझ में आया? बन जाएगा अब क्वेश्चन। ठीक है, तब इतना ही कंसेप्ट था, ये थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल से रिलेटेड था, ये कंप्लीट करा दिया आज। अब इसके बाद में बाकी क्या रह गया? P ब्लॉक एलिमेंट और सॉलिड स्टेट। तो बताए थे कि सॉलिड स्टेट आप में से कई लोगों का किया हुआ है क्लास, तो इसलिए सॉलिड स्टेट जो है बाद में। इसका नोट्स वगैरह लिखते जा रहे हैं ना आप लोग नोट कर रहे हैं ना? नोट्स लिख लीजिएगा। जैसे अब लिखोगे आप नोट्स तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका क्या मतलब है। जैसे इसके पहले देख रहे होगे तो लग रहा है कि A प्लस O2 क्या लिखा हुआ है, B प्लस O2 क्या लिखा हुआ है। तो जरूरत भी है, जैसे कई लोग पढ़ाई को क्या कहते हैं कि कॉपी कर लेंगे ना, वो लिखा हुआ है वो हम लिख लेंगे तो पढ़ाई हो जाए। फिर लिख लेने के बाद में तो सब दिमाग के ऊपर से जाएगा। बाकी कल संडे का क्लास में जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स के लिए बुलाए हैं, ठीक है। उसमें भी अभी नोट्स नहीं सेंड करेंगे, नहीं तो लिखेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कितना जगह छोड़ेगा, क्या करेगा, ठीक है। 3 क्लास में संडे में उसको कंप्लीट करा देंगे। और स्टार्टिंग वाला ग्लूकोज वाला ही कंसेप्चुअल है, उसके बाद तो बाकी थ्योरेटिकल। जैसे स्टार्टिंग में इस चैप्टर में जो है वो अधिकांश जो थ्योरेटिकल था, ये लास्ट वाला आज का पार्ट जो था वो कंसेप्चुअल था। टाइमिंग आपका बता दिए हैं 11:30 से 1, उस वक्त में आइएगा। देखो 10 बजे वाला में ऑलरेडी जो है वो 3 बैच का क्लास है, ठीक है, 5 से 6:30, 7 से 8:30 और 6:30 से 8। अब तुम अगर उस वक्त में आओगे और बैठने के लिए ही जो है वो दिक्कत हो जाए तब फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ, कल के बाद में फिर वाले संडे में कल आइडिया लग जाएगा कि कितना लोग इस वाले बैच में आता है, 50% आता है या 40% आता है, तो उसके अनुसार से फिर अगले क्लास में जो कल तक अपने टाइम पर आओ, ठीक है। हमारे लिए तो और सुविधा हो जाता है कि अगर एक ही बैच में सब एडजस्ट हो जाता, ठीक है, तो फिर 1.5 घंटा उसको रिपीट नहीं करना पड़ता। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।